दोस्तों नमस्कार। आप सुन रहे हैं नंदलाल भारती की कहानी 7 दिन 6 रात। तीरथ दास के जीवन का सपना उनका बेटा जगत ने पूरा कर दिखाया था। जगत तीरथ दास के खानदान का पहला बीए पास था, जिसे सभी प्यार से जगत बाबू कहते थे। तीरथ दास के सपनों में अब 4 चांद लग गया था। उनका पौत्र यानी जगत बाबू का बेटा अंशुल खानदान का ही नहीं, पूरे गांव का पहला इंजीनियर बन गया था। तीरथ दास की अंतिम इच्छानुसार अंशुल का ब्याह शरीफ किस्म के बाप की बिटिया सोना के साथ संपन्न हुआ था। 25 अप्रैल का दिन तीरथ दास के लिए ही नहीं, पूरे परिवार के लिए बहुत बड़ी खुशी का दिन था। तीरथ दास बिस्तर में वर्षों से सिमटे हुए थे, परंतु पौत्र बहू के आने से खुश तो इतने थे कि जैसे जल में कीड़ा करती मछलियां। यही तो अंतिम इच्छा थी तीरथ दास की। जगत बाबू ने मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत अंशुल का ब्याह गांव की परंपरा एवं अपने बाप तीरथ दास की इच्छानुसार कर मिसाल कायम करने की कोशिश किया था। तीरथ दास की दुनिया बस एक खटिया थी। तीरथ दास खटिया से उठकर खड़ा तक नहीं हो सकते थे। वही तीरथ दास अंशुल की ब्याह की खुशी में गीत गा रहे थे। गांव में पहली अंशुल की ऐसी शादी थी जिसमें 1 पैसा दहेज नहीं लिया गया था। बहू का नाम सिर्फ सोना था, परंतु वह 1 ग्राम सोने की कीमत भी साथ लेकर नहीं आई थी। अंशुल की माँ जयेश्वरी खुशी खुशी अपनी ननद सीतेश्वरी के साथ तितलियों जैसी चहक चहक कर पूरे गांव में मिठाई बांटी थी, जबकि सोना के माँ बाप ने शगुन की किलो भर मिठाई भी नहीं दिए थे। जगत बाबू और जयेश्वरी को किसी को क्या मालूम था कि जिस सोना के आने की खुशी में पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, वही सोना शरीफ नहीं, दुष्ट प्रवृत्ति के माँ बाप की हाफ माइंड हाफ ब्लाइंड बेटी है। जिस घर में ब्याह कर आई है, उसी घर को नरक बना देगी। सोना ने सबसे पहले अंशुल को रिझाकर प्रेम जाल में बुरी तरह फंसा लिया। सोना के अंधे प्यार में अंशुल इतना पागल हो गया था कि समझाने बुझाने पर समंदर में कूदकर जान देने की भी धमकी देने लगा था। सोना को तो ऐसे ही मौके की तलाश थी। अब क्या, उसने अंशुल को प्यार के अंधे मोड़ पर ले जाकर प्रताड़ित कर ठगी करने लगी थी। सोना पति के रिश्ते को कलंकित कर अपने माँ बाप को अमीर बनाने में जुट गई। सोना और अंशुल की शादी गांव से हुई थी, पर तड़क भड़क शहर की तर्ज पर थी। जगत बाबू का शहर में भी घर था। सोना जब शहर के घर पहुंची थी तो उसका लोभ प्रबल हो गया था। पति और ससुराल के प्रति अपने फर्ज को भूल गई। सोना ससुराल में भी सुबह देर तक सोती रहती थी। एक दिन वह सोकर उठी और सास जयेश्वरी के पास किचन में पहुंच गई। जयेश्वरी किचन में नाश्ता बना रही थी। जयेश्वरी आध्यात्मिक दृष्टिकोण वाली महिला थी। बिना नहाए वह कभी किचन में नहीं जाती थी। किचन में सोना को देखकर जयेश्वरी को अच्छा तो नहीं लगा,
पर जयश्री ने नजरअंदाज कर दिया। सोना भी कहाँ सास का हाथ बटाने गई थी। वह बोली, मम्मी जी, अंशुल तो इतने सीधे हैं कि इनको अंगुली पर नचा दूंगी। अभी ब्याह की मेहंदी भी नहीं छूटी थी कि सोना पति के बारे में ऐसी बात कर रही थी। सोना की बात सुनकर जयश्री का कलेजा मुंह को आ गया था। जयश्री बंगले झांकते हुए बोली, बेटी, पति परमेश्वर होते हैं, पति के बारे में ऐसा नहीं कहते। भोली भाली जयश्री को क्या मालूम था कि सोना के दिमाग की बात दिल का ताला तोड़कर जबान पर आ गई है। ढीठ मिजाज सोना बोली, मम्मी झूठ नहीं, सच कह रही हूँ, बहुत सीधे हैं अंशुल। जयश्री आंसू को रोकते हुए बोली, बिटिया, ऐसा अपराध नहीं करना। तुम तो हाई एजुकेटेड हो, मैं थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी हूँ, पर इतना जानती हूँ कि कर्म का फल जरूर मिलता है। बिटिया, अच्छे कर्म करना, परिवार को जोड़ कर रखना, तरक्की के लिए संगठित परिवार जरूरी है। मेरी बात गांठ बांध कर रख लो। सोना बोली, अरे मम्मी, आपके कुंवर साहब बहुत भोले हैं, सच तो कह रही हूँ, कोई भी इन्हें बेच खाए, मैं तो इनकी वाइफ हूँ। जयश्री बोली, बिटिया, तुम भी ऐसा करोगी क्या? बहू, पति धर्म का पालन करना, कुल की मर्यादा का ख्याल रखना, इसी से तुम्हारे माँ बाप की इज्जत बढ़ेगी। ओके मम्मी, कहते हुए सोना बेडरूम में चली गई और 15 दिन के अंदर ससुराल की नींव हिलाकर मायके चली गई और मायके से माँ बाप और बहनों के साथ सीधे अंशुल के पास शहर पहुंच गई। अंशुल भी सोना और उसके माँ बाप के दबाव में अपने ही माँ बाप के विरुद्ध हो गया था। जो अंशुल माँ बाप की नज़रों में श्रवण कुमार था, वही माँ बाप के खिलाफ अनर्गल दोषारोपण करने लगा था। कहते हैं कि अंशुल की एक डायरी सोना के हाथ से होते हुए उसके ठग बाप के पास पहुंच गई थी। शायद यह डायरी सोना ने ही तैयार करवाई थी। इस डायरी की मानी जाए तो जगत बाबू ही नहीं, जयश्री भी अंशुल के जीवन के खलनायक और खलनायिका थे। ये वही माँ बाप थे जो अंशुल के अच्छे भविष्य के लिए अपनी जरूरतों का त्याग कर भारी भरकम कर्ज के बोझ तले दबे भी थे। वही अंशुल सोना और उसके सौदे बाप के दबाव में आकर ब्याह के तुरंत बाद माँ बाप का विरोधी बन गया था। माँ बाप को दुश्मन बना चुका अंशुल पत्नी और सास ससुर के लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी जैसा हो गया था। कई बरस बीत गए पर अंशुल को न माँ बाप न भाई बहन की कोई याद आई। अंशुल के वियोग में जयश्री की रो रो कर दोनों आंखें खराब हो गईं। जगत बाबू भी पुत्र मुंह में घुट घुट कर जी रहे थे। अंशुल और सोना के ब्याह के 5 से अधिक बरस बीत गए थे। अंशुल पिता भी बन गया, पर उसके सास ससुर ने जगत बाबू और उनके परिवार को पौत्र के जन्म की खबर तक नहीं लगने दिए थे। सोना और उसके लालची माँ बाप अंशुल से लोहे के चने चबवा रहे थे। विदेशी कंपनी में लाखों रुपए की तनख्वाह पाने वाले अंशुल
गरीबी के बदतर जिंदगी में जीने लगा था। सारी कमाई सोना लूटकर मायके भेज रही थी। सोना और उसके माँ बाप हर तरह से अंशुल को प्रताड़ित कर लूटने पर आमदा थे। कातिल सोना को पति के जीवन की तनिक भी परवाह नहीं थी। उनकी चोर नजरें अंशुल की कमाई और इंश्योरेंस के रुपये पर टिकी थी। उधर जगत बाबू और जयश्री के जीवन में बड़ी बड़ी मुश्किलें आ रही थी। जयश्री को कई ऑपरेशन से गुजरना पड़ा। हॉस्पिटल से छुट्टी मिली तो सांप काट लिया। जगत बाबू के पिता तीर्थदास चल बसे। जगत बाबू के पिता तीर्थदास भी चल बसे। जगत बाबू खुद कई बार जीवन और मौत से संघर्ष किए, पर न सोना और न ही उसके माँ बाप ने कभी खबर ली और न ही अंशुल को मिलने दिया। हाँ, कभी कभी चोरी छिपे हताश जीवन से निराश अंशुल फोन पर हाल चाल पूछ लिया करता था, बस इतना ही। कोरोना से पीड़ित जगत बाबू परदेश में इलाज के लिए भर्ती थे। तब सोना बहुत खुश थी, शायद यह सोचकर कि उसका अब एक छत्र राज हो जाएगा। ऐसी थी बहू के नाम पर महाठगनी सोना। ससुर और पत्नी के दमन से अंशुल की मदहोशी टूटने लगी थी। वह चोरी छिपे अपनी माँ जयश्री से फोन पर बात कर लेता था, पर इस गुनाह की उसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ती थी। तनख्वाह पर नज़र के साथ एटीएम का ही नहीं, फोन की पूरी जानकारी सोना के पास किसी तकनीकी की सहायता से बरोबर मिलती रहती थी। अंशुल जब घर परिवार की बात करता, तब दहेज उत्पीड़न के केस की धमकी, पुलिस अंशुल को तलब करती। सोना और उसके माँ बाप अंशुल को लूट ही रहे थे। इसके बाद भी महाठगनी सोना पुलिस में अंशुल की बार बार शिकायत भी दर्ज कराने लगी। अब तो पुलिस भी लूट में शामिल हो गई थी। अंशुल का बेटा सुबोध 8 साल का हो गया था। उसे दादा दादी की याद आने लगी। कभी कभी सोना की चोरी अंशुल अपने बेटा सुबोध की बात दादा दादी से करा देता था। सुबोध दादा दादी से मिलने की जिद करता, पर जेलर नाना और कातिल माँ चाहते थे कि सुबोध अपने पैतृक रिश्तों से अनजान रहे और नफरत करे। परंतु सुबोध का अपने खून के रिश्ते के प्रति मोह बढ़ता जा रहा था। इस मोह की सजा सोना सुबोध को भी देती थी। पागल सोना सुबोध का गाल मार मार कर लाल कर देती और हाँफती हुई कहती, एक एक से गिनकर बदला लूंगी। सुबोध स्कूल में ग्रैंडफादर डे के आयोजन के दिन साथी बच्चों के दादा दादी को देखकर वह अपने दादा दादी से मिलने की जिद करता। अंशुल चोरी छिपे जब भी अपने माँ बाप से बात करता, सुबोध फोन छीनकर खुद बात करने लगता। सुबोध दादा दादी को अपने घर बुलाता। सुबोध रो रो कर कहता, दादाजी मेरे घर कब आओगे? सुबोध के बाल बिने पर जगत बाबू का मन होता कि पंख होते उड़ जाते, परंतु बहुरूपी ठग माँ बाप की बेटी नागिन जैसी बहू सोना खून के रिश्ते के बीच दीवार बनी हुई थी। एक दिन अंशुल और सुबोध ने जगत बाबू से फोन पर बात किया। सुबोध रोते हुए बोला, दादाजी 13 तारीख को आप मेरे घर जरूर आना। जगत बाबू बोले, बेटा मैं कैसे आ सकता हूँ,
तुम्हारी दादी बीमार है। सुबोध बोला, दादी को लेकर आ जाओ दादाजी। सुबोध की बातें सुनकर जगत बाबू की पलकें गीली हो गईं। अंशुल माँ से बोला, मम्मी, सुबोध कई दिनों से जिद कर रहा था, इसलिए मैंने टिकट बुक कर दिया है, पापा को जरूर भेज देना। जगत बाबू लंबी यात्रा के बाद कर्नाटका पहुंच गए। सुबोध दादा से मिलकर बहुत खुश हुआ, पर ससुर को देखकर बहू सोना का मुंह ज्वालामुखी की तरह फूल गया था, जो कभी भी विस्फोट कर सकता था। अंशुल अपने बाप के नहाने खाने का ख्याल रखता, वही खाना पानी देता, सोने के लिए बिस्तर भी लगाता। सुबोध अपने दादा के आगे पीछे लगा रहता था। सुबोध दादा के साथ सोता, उठता, बैठता। सोना ने तो कभी पानी भी नहीं दिया। एक दिन पानी भी दी, पर पानी में साबुन का झाग भरा था। सुबोध की दादा से नजदीकी सोना को फूटी आंख नहीं भा रही थी। इस लगाव के लिए सुबोध की सोना पिटाई भी करती रहती थी। सुबोध रोते हुए कहता, मम्मी मना करती है। जगत बाबू कहते, मैं जल्दी चला जाऊंगा, फिर मम्मी नहीं मारेगी। वह कहता, नहीं दादा, मेरे घर रहो, मत जाओ। सोना अंशुल से कहती, तुमने अपने बाप को क्यों बुलाया है? अंशुल नौकरी भी करता, घर का काम भी करता, रोटी चौका झाड़ू पोछा कपड़ा लत्ता सब कुछ करता। सोना ऑनलाइन ऑर्डर देकर सामान मंगाने, खाने और सोने के अलावा कोई काम नहीं करती थी। जगत बाबू का अंशुल के घर पहुंचते ही सोना अधिक काम का बहाना कर पूरे हाथ पैर में बैंडेड और कमर में बेल्ट लगाकर दर्द का बहाना बनाकर बिस्तर पर पड़ी रहती थी। ऐसी थी सोना। सारा काम, नौकरी और घर का काम भी अंशुल के जिम्मे। अंशुल पत्नी की प्रताड़ना से दुखी तो बहुत था, पर बाप के सामने खुश रहने की कोशिश करता था। जगत बाबू बेटा अंशुल के घर पौत्र मोह में 6 दिन 5 काली रातें बिता चुकी, पर बहू के रौद्र रूप और अंशुल के दुख को देखकर रात के अंधेरे में रो भी लेते थे। खैर, इस सब के लिए जिम्मेदार तो था ही अंशुल ही। जगत बाबू ने पत्नी जयेश्वरी की बीमारी का जिक्र कर जल्दी वापस जाने की कई बार अंशुल से बात भी किया, पर सुबोध था कि दादा के वापस जाने की बात सुनकर रोने लगता था। सुबोध दादा को अपने साथ रहने की जिद करता। उधर रिश्ते की कातिल उसकी माँ सोना को जगत बाबू का रुकना बर्दाश्त नहीं था। बेटा अंशुल के घर जगत बाबू का 7वां दिन था। सुबोध दादा की अंगुली पकड़कर घुमाने के लिए तीसरी मंजिल से नीचे लेकर चला गया। संभवतः इसी दौरान अंशुल ने सोना से बोला, कहो तो पापा के रूम में गीजर लगवा दो, पापा ठंडे पानी से नहाते हैं। सोना बोली, तुम बाप को बुला लिए, अब गीजर लगवा रहे हो, कल एसी लगवाओगे, रोज कुछ न कुछ नया लाते रहोगे, बहुत बाप वाले बन रहे हो। 2 महीना बाद मेरी बहन की शादी है, ब्याह का खर्चा तुमको उठाना है, मेरे बाप का दाहिना हाथ तुम हो, अब तुम अपने बाप का श्रवण कुमार बन रहे हो। अंशुल बोला, गीजर ही तो लगवाने की बात कर रहा हूँ, कहाँ पापा 2-4 महीने रहने वाले हैं, गीजर तो यहीं रहेगा,
इस बात से सोना इतनी क्रोधित हुई कि अंशुल के साथ मारपीट पर तो उतर गई थी। मारपीट में अंशुल बुरी तरह घायल हो गया था। घंटा भर बाद दादा पोता घूमकर लौटे तो घर में मातम जैसा पसरा हुआ था। हाई फाई सोसाइटी में किराए का बड़ा मकान, अंशुल किचन में नीचे जमीन पर औंधे मुंह गिरा पड़ा सिसक सिसक कर रो रहा था। सोना किसी भारी चीज से अंशुल को मारी थी जिससे वह घायल था। सोना अंशुल की छाती पर बैठी दोनों हाथों से थप्पड़ बरसा रही थी। यह दृश्य देखकर जगत बाबू घबरा गए। उन्हें लगा कि सोना उन पर भी हमला न बोल दे, पर ऐसा नहीं हुआ। सोना को अंशुल की कमाई से मोहब्बत थी, अंशुल से बिल्कुल नहीं। वह इसलिए तलाक भी नहीं दे रही थी। दहेज के केस की धमकी, पुलिस का डर, अपने बाप का डर दिखाकर अंशुल को लूटकर बाप को दामाद की कमाई से धनाढ़ बना रही थी। जगत बाबू को देखते ही लुटेरे माँ बाप की बेटी दूर खड़ी हो गई। अपने बाप को देखकर पत्नी के हाथों पिटा पत्नी पीड़ित अंशुल शर्मिंदा तो था, पर उससे कई हजार गुना अधिक शर्मिंदा जगत बाबू थे। जगत बाबू बोले, सोना, तुमने मेरे आने की गुनाह की सजा अंशुल को क्यों दी? मैं यहाँ रहने नहीं आया हूँ। जो यह गुनाह आज कर रही हो, ऐसा गुनाह तुम ब्याह के बाद से ही कर रही हो, सब जानते हैं। तुम झूठ बोलकर मेरे घर में आई हो, सब लोग जान गए हैं। तुम्हारा बाप कोई बिजनेसमैन नहीं है, ठग है। ठग की औलाद तो तुम कैसे सुलक्षणा और पतिव्रता हो सकती हो? रुपए के लिए तुम लोग अंशुल को बेमौत मारना चाहते हो। सोना बोली, बाबूजी, इन्होंने खुद से अपने को मारा है। जगत बाबू बोले, सोना, तुमने क्यों नहीं खुद को घायल कर लिया? तुम्हारा जुल्म और क्रूरता सबको मालूम है। 10 साल से सुन रहा था, पर आज मैंने देख भी लिया। दादा की बात सुनकर सुबोध बोला, मम्मी ऐसा ही करती है। हाँ बेटा, मैं जानता हूँ। बाप बेटी मेरे बेटे अंशुल को सोने का अंडा देने वाली मुर्गी समझकर हलाल कर रहे हैं। जगत बाबू की बातों को सुना करते हुए सोना तरेती कर रही। जगत बाबू बोले, बहू, बाप बेटी 10 साल से अंशुल को लूट रहे हो। तुम बाप के लिए महल बना रही हो, बाप की तिजोरी भर रही हो, अंशुल को लूटकर भाई बहनों का भविष्य बना रही हो, शादी ब्याह कर रही हो। सोना, एक दिन तुम्हारे बाप का साम्राज्य रसातल में जरूर मिल जाएगा। अच्छे भविष्य के लिए माँ बाप का त्याग करने वाले अंशुल और अबोध पौत्र सुबोध से विदा लेकर 7 दिन और छठी रात का दुख भोगकर जगत बाबू खाली जेब अपने घर की ओर चल पड़े। प्रकृति का न्याय कहाँ थमता है, देर सवेर होता है। हुआ भी, जादूगरनी सोना की माँ हाथ पांव से अपंग हो गई। मानसिक विक्षिप्त सोना माँ की अपंगता का गुनहगार अंशुल को ठहराती। वह कहती, तुम मुझसे झगड़ा करते हो, इसलिए चिंता में मेरी माँ अपंग हो गई। अपराधी बाप की बेटी सोना से अपमानित होकर जगत बाबू घर पहुँचे ही थे कि सोना के बाप की उड़ती उड़ती रहस्यमय मौत की खबर आ गई। यह मौत थी या हत्या,
यह आत्महत्या पर्दा पड़ा ही रह गया। सोना अपने बाप की मौत का गुनहगार भी अंशुल को ठहरा रही थी, जबकि उसका बाप ही उसकी जिंदगी का असली गुनहगार था। परंतु सोना के दिमाग की विषैले विस्फोट थे कि थमने के नाम नहीं ले रहे थे। जगत बाबू बोले, जयेश्वरी, सुहदेव बाप की बेटी सोना हमारी जिंदगी की तबाही की जिम्मेदार तो है, पर अपना अंशुल भी कम जिम्मेदार तो नहीं है। जयेश्वरी बोली, बेटा कौन सा भला है? वह ससुर का दाहिना हाथ बन रहा है। जो बेटा माँ बाप को भूल गया हो उससे भूल जाओ। ऐसे वारिस की क्या जरूरत, जो पत्नी के लिए माँ बाप को छोड़ दे। झूठे रिश्तों को छोड़ो, जीवन है तो अपने दम पर जियो। कंधा देने वाले लोग हैं। जगत बाबू बोले, हाँ जयेश्वरी, 7 दिन 6 रात का दुख तो यही कहता है। दोस्तों, आप सुन रहे थे नंदलाल भारती की कहानी 7 दिन 6 रात का दुख। इस कहानी के बारे में कमेंट अवश्य कीजिएगा। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।